हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसा चल रहा है सभी लोग? पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से चल रही है नहीं चल रही? हाँ, पढ़ते रहो, टाइम को यूटिलाइज करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करते रहो। प्रॉब्लम प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, इतना टाइम मिला हुआ है, कुछ करना नहीं, घर पे ही रहना है, तो अच्छे से मेहनत करो। ठीक है? अपन ने पहले लेक्चर में सॉलिड स्टेट में कुछ बातें करी हैं। सॉलिड स्टेट में मैंने बताया था कि तो हम उससे सॉलिड को कैटेगराइज कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। इसके अलावा उनकी कुछ डिफरेंसेस की बात की थी। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या है, जिस पे मैंने मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूज़न, एनाइसोट्रॉपी, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ किया था। वो सारी बातें अपन को ध्यान में रखनी है और डिटेल में अपन को क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही डिस्कशन करना है। मैंने सॉलिड को उनकी बॉन्डिंग पैटर्न के बेसिस पर क्लासीफाई भी किया था। आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिनके 3 नाम सामने आए थे। तो वो बॉन्डिंग के बेसिस पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा सॉलिड किसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। एनसीईआरटी भी रीड करना है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स लिखे तो वहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, तो आज अपन उसके आगे बात करते हैं। मेनली अपन को इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डिस्कशन करना है और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिस्कस करना है। तो आज से अब वो अरेंजमेंट का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। तो उस अरेंजमेंट के डिस्कशन के लिए कुछ टर्म्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसे पढ़ना है और इसे पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ। जैसे एक नाम है यूनिट सेल, जिसकी लैंग्वेज में सारा डिस्कशन होगा। यूनिट सेल क्या है? तो बेसिकली यूनिट सेल का मीनिंग किसी भी सॉलिड का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसके करेक्टरिस्टिक ये है कि अगर हम उस स्मॉलेस्ट पार्ट को रिपीट करते जाए, मतलब वो स्मॉलेस्ट पार्ट एक के बगल में एक प्लेस करते जाए, तो पूरा का पूरा सॉलिड क्रिएट हो जाएगा। मतलब इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी बॉडी का ऑर्गन, से फॉर एग्जांपल बॉडी की स्किन में सेल्स इन्वॉल्व है, मतलब एक पर्टिकुलर तरह की सेल से अपन बॉडी की स्किन बनती है, और अगर वो सेल रिपीट होती जाए तो वो पूरी की पूरी हमें स्किन दिखाई पड़ेगी। मतलब देयर आर सेवरल डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी और एवरी ऑर्गन्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल। हर सेल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, अपनी एक फंक्शनिंग है और अकॉर्डिंगली वो ऑर्गन डिफरेंशिएट हो जाता है। तो इसी तरह से सेल का मीनिंग हुआ कि किसी भी ऑर्गन का एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, जिसको हम सेल नाम देते हैं। उसी तरह से यूनिट सेल में भी किसी भी सॉलिड में भी यूनिट सेल का मीनिंग है एक स्मॉलेस्ट पार्ट जिसका रिपीटिशन पूरा सॉलिड जनरेट कर सके। दैट स्मॉलेस्ट पार्ट इज कॉल्ड यूनिट सेल, या सेल भी बोल सकते हैं। और उसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि अगर अपन यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट को पढ़ लें तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अरेंजमेंट हम ये बता सकते हैं कि पूरे सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा रहा होगा। मतलब यूनिट सेल रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन होल सॉलिड। मतलब यूनिट सेल हमें बता देगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अरेंज्ड हैं किसी भी सॉलिड में। तो हमें यहाँ पर यूनिट सेल पढ़ना है और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल हम अलग अलग सॉलिड को कैटेगराइज करते हैं। मतलब देयर आर सर्टेन फिक्स्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल्स जिनके बेसिस पर हम सॉलिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए यूनिट सेल को समझना पड़ेगा कि किस किस तरह के होते हैं। जैसे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन्स के अलग अलग सेल्स हैं, तो अगर हम हर सेल्स को पढ़ लें तो हमें हर ऑर्गन की फंक्शनिंग समझ में आ जाएगी। अगर किसी भी ऑर्गन में किसी भी तरह के इश्यूज हुए हैं तो उसको किस तरह की मेडिसिन देनी है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके उस ऑर्गन के अंदर इन्वॉल्व सेल्स किस तरह से फंक्शन करती हैं। तो उसी तरह से हमें किसी भी सॉलिड को पढ़ना है तो अगर हम उसकी यूनिट सेल समझ लें तो हमें पूरे सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की है वो अपन को समझ में आ जाएगी। तो पहले मैं डिफाइन कर दूं, यूनिट सेल का मीनिंग क्या है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सॉलिड
repetition of which in 3D, 3D मतलब 3 डायमेंशन में, हर डायमेंशन में अगर उसको रिपीट करें in 3D can generate whole solid is called unit cell, is called unit cell, उसे unit cell बोला जाता है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सॉलिड, मतलब पूरे सॉलिड का रिप्रेजेंटेटिव भी है। मतलब यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर हम रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं। जैसे अपन इसको ऐसे भी एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी क्लासरूम है तो उस क्लासरूम की यूनिट क्या है, एक स्टूडेंट है। अगर हम स्टूडेंट को रिपीट करते जाएं तो हमारा पूरा क्लास तैयार हो जाएगी। तो उसी तरह से क्लास बनाने के लिए हमें स्टूडेंट का रिपीटिशन चाहिए, एक 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 दूसरे के बगल में प्लेस करते गए और पूरी क्लास तैयार हो गई। तो उसी तरह से किसी भी सॉलिड में यूनिट सेल अगर हम एक दूसरे के बगल में उसको प्लेस करेंगे तो हमें पूरा का पूरा सॉलिड क्रिएट हो जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, वो सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। सॉलिड को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि यूनिट सेल में जो इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेंगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसा है, वही अरेंजमेंट पूरे सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब उसी तरह का अरेंजमेंट पूरे सॉलिड में रिपीट होता दिखाई पड़ेगा। तो ये यूनिट सेल की खास बात है। अब सॉलिड में यूनिट सेल दिखता कैसे है, किस टाइप का है, उसे हमें समझना है। तो यूनिट सेल बेसिकली, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देन हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। जैसे एक यूनिट सेल मैं यहां पर शो कर रहा हूं, ये मैंने क्यूब बनाया है, क्यूब जैसे ही लग रहा होगा, क्यूब बनाया है और इस क्यूब के कॉर्नर पर ये जो सर्कल में दिखा रहा हूं बेसिकली ये एटम है। सॉलिड स्टेट में एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल सभी को हार्ड स्फीयर समझा जाता है और उन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली ये 3D स्ट्रक्चर है जिसको हमने 2D में बनाने की कोशिश की है। तो ये अपने आप में जो डायग्राम मैंने दिखाया ये अपने आप में एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है का मतलब है इसमें दो बातें होती हैं। एक कि यहाँ पर जैसे मैंने क्यूब दिखाया है, मैं इसके लिए जनरल वर्ड है पैरेललोपाइप। पैरेललोपाइप का मीनिंग है, मैं अलग से दिखा रहा हूं, ये पैरेललोपाइप है। पैरेललोपाइप उसको बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसके आमने सामने की एजेस पैरेलल, ये पैरेललोपाइप है। कोई भी यूनिट सेल अपने आप में एक पैरेललोपाइप होगा और वो पैरेललोपाइप की कुछ लेंथ होगी, कुछ विड्थ होगी जिसको मैं नाम दे रहा हूं से ए, मैं यहां पर दिखा देता हूं ए, कुछ विड्थ होगी से बी और कुछ हाइट होगी से सी। मतलब ए, बी और सी की कुछ वैल्यू होगी और इसके अलावा ये जो एजेस दिखाई जा रही हैं अलोंग 3 एक्सिस बोल ले कि ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस, ये अलोंग जेड एक्सिस, तो इनके बीच में एक एंगल्स भी होंगे, एंगल्स भी होंगे। मतलब जो यहाँ पर एजेस दिख रही हैं ए और बी के बीच का एक एंगल होगा से अल्फा, बी और सी के बीच का एंगल होगा से बीटा, और इसी तरह से ए और सी के बीच में कुछ एंगल होगा से गामा, गामा। और डिपेंडिंग अपॉन कि रिलेशन ए, बी और सी में किस तरह का है और अल्फा, बीटा और गामा में रिलेशन किस तरह का है, अकॉर्डिंगली कोई भी पैरेललोपाइप जनरेट होता है। जैसे अगर ए, बी और सी इक्वल हैं और साथ में अल्फा, बीटा, गामा भी इक्वल है और वो 90 डिग्री के बराबर है, तो इस तरह का पैरेललोपाइप क्यूब कहलाता है, सभी लोगों को पता है। इस तरह से देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटी, क्या क्या हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं फिर से बोलूं कि जैसे कोई भी यूनिट सेल होगा वो अपने आप में एक पैरेललोपाइप होगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा। तो किसी भी यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए दो बातें बतानी पड़ती हैं, एक कि पैरेललोपाइप कैसा है
मतलब ए बी सी अल्फा बीटा गामा के बीच के रिलेशंस किस तरह के हैं, और दूसरा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया कि दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, वो अपने कॉर्नर पर प्रेजेंट है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कॉर्नर पर ही होंगे, उसके तरीके भी हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो दो बातें मिलकर के कोई भी यूनिट सेल डिफाइन कर रही हैं। एक बात है पैरेललोपाइप, दूसरा पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन इट। ये दोनों बातें मिल करके यूनिट सेल डिफाइन कर रही है। यूनिट सेल, यहां जो नाम मैंने लिखा है इसको, इसमें जो अरेंजमेंट दिखाया जा रहा है इसको सिंपल अरेंजमेंट बोलते हैं, और चूंकि यहाँ पर पैरेललोपाइप ने क्यूब को यूज किया है इसलिए इसे बोला जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या नाम समझ में आया? सिंपल क्योंकि कॉर्नर पर एटम्स हैं, और क्यूबिक क्योंकि पैरेललोपाइप क्यूब है, और अकॉर्डिंगली पूरा यूनिट सेल का नाम हुआ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देयर आर सेवरल टाइप ऑफ पैरेललोपाइप एंड देयर आर सेवरल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। वो क्या क्या है पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, देन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम ये देखेंगे कि टोटल कितने डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स हो सकते हैं। देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट सेल कैन बी फॉर्म। मैं इसको हटा रहा हूं, आप लोग पॉज करके इसको नोट करना। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी यूनिट सेल का मीनिंग क्या है वो बताया। अब इसके बाद यूनिट सेल किस किस तरह के हो सकते हैं उस पर आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि दो बातें हैं, पैरेललोपाइप और अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो पैरेललोपाइप जिनको क्रिस्टल सिस्टम भी बोला जाता है, किस किस तरह के हो सकते हैं? क्रिस्टल सिस्टम या इसी को पैरेललोपाइप बोल रहे हैं। That depends upon relationship between edge lengths. Relationship between दो बातें A, B and C, और दूसरा अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा किस किस तरह के हैं? सबसे पहला नाम है क्यूबिक या क्यूब, जिसके बारे में सभी को आइडिया होता है। A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, उसे हम क्यूब बोलते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल का मीनिंग है दो एजेस इक्वल हैं लेकिन एक अनइक्वल, और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको समझने के लिए ये एग्जांपल देख सकते हैं अपन। ये डस्टर, इसकी लेंथ मतलब ये और ये दोनों एजेस इक्वल हैं लेकिन ये हाइट अलग है, लेकिन एंगल्स 90 डिग्री ही दिख रहे हैं। तो इस तरह से इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा नाम होता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक या इसको रोम्बोहेड्रल भी बोला जाता है।
रोम्बोहेड्रल। इस केस में तीनों एजेस अनइक्वल होती हैं, लेकिन एंगल्स 90 डिग्री ही होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी। अगर अपन देखें तो मैच बॉक्स अपने आप में इसी तरह का केस है, मतलब उसमें लेंथ विड्थ हाइट अलग अलग होंगी, एंगल्स 90 डिग्री ही होंगे, तो उसको ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं। इसके अलावा चौथा नाम है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक जिसमें सभी एजेस अनइक्वल हैं और दो एंगल्स इक्वल होते हैं 90 डिग्री, और एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता, मतलब अदर देन 90 डिग्री है। इसके अलावा पांचवा नाम है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक जिसमें तीनों एजेस अनइक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी अनइक्वल हैं, तीनों एंगल्स 90 डिग्री नहीं है और आपस में भी अनइक्वल, इसको ट्राइक्लिनिक बोलते हैं। इसके अलावा दो नाम और हैं, एक है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल जिसमें तीनों एजेस इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होते, क्योंकि अगर 90 डिग्री हो गए तो फिर तो क्यूब ही कहला देगा, तो 90 डिग्री नहीं है, अलग है। और लेकिन एजेस आपस में इक्वल हैं, एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। और इसके अलावा एक और नाम है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में दो एजेस इक्वल हैं, एक अनइक्वल है। इसके अलावा दो एंगल्स इक्वल है 90 डिग्री के बराबर, और एक एज अनइक्वल है, वो 120 डिग्री के बराबर। तो देयर आर टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, ये है। और ये क्रिस्टल सिस्टम्स में जो नाम सामने आ रहे हैं, इनको हम लैटिस पैरामीटर भी बोलते हैं या क्रिस्टल पैरामीटर भी बोला जाता है सॉलिड में। हमें ये रिलेशनशिप अच्छे से लर्न करनी है, मतलब ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का नाम ये है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप क्या होगी, तो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो 7 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जो किसी भी यूनिट सेल के पैरेलल पाइप के लिए हो सकती है। और अरेंजमेंट की अगर बात करें तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल इन दिस पैरेलल पाइप। वो 4 डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसको याद करना है। ये अपन शीट जो तुम्हें मिलेगी उसमें भी तुम पेज नंबर 2 पे या 3 पर सारे डायग्राम और ये पूरी टेबल बनी हुई है, वो हमें एज इट इज लर्न करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा रहा है। ठीक है, सभी लोग कर लोगे? ठीक है, तो एक चीज तो ये हुई। इसमें डायग्राम क्यूब के लिए हमें पता है, बाकी के लिए हम लोग नहीं यहाँ पर बना नहीं रहे हैं, वो शीट में ऑलरेडी है। हमें जो डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्यूबिक सिस्टम ही पढ़ना है, बाकी के सिस्टम सिलेबस में नहीं है तो हम लोग उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्यूब ही जानना है, क्योंकि क्यूब को पढ़ना सबसे आसान होता है, और बाकी हम क्यूब पढ़ लेंगे तो हमें बाकियों के बारे में आइडिया लग जाएगा कि कहानियां किस तरह की रहती होंगी, लेकिन हम डिटेल में क्यूब को ही बात करेंगे। लेकिन ये पैरामीटर सबको याद होने चाहिए। ठीक बात है ये चीज। अब इसमें एक बात और मैंने जैसे बोली कि अरेंजमेंट भी हमें डिस्कस करना है, तो अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी की मैं बात करूं, टाइप ऑफ अरेंजमेंट किस किस तरह के हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉसिबिलिटी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये मैं हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसका मुझे थोड़ा सा और काम है। टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन यूनिट सेल किस किस तरह का हो सकता है, तो वो 4 नाम हैं बेसिकली। एक नाम है सिंपल, एक नाम है बॉडी सेंटर्ड, एक नाम है फेस सेंटर्ड, और एक नाम है एंड सेंटर्ड। ये 4 पॉसिबिलिटी है। एंड सेंटर्ड 4 नाम है।
सिंपल या इसी को प्रिमिटिव भी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। इनका मीनिंग क्या है वो पहले समझ लेते हैं। जैसे अभी मैंने क्यूब की बात की थी, एक यूनिट सेल का एग्जांपल मैंने दिया था। मान लेते हैं कि ये क्यूब है, तो क्यूब क्रिस्टल सिस्टम एंड देन उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट 4 तरह के हो सकते हैं। इनका मीनिंग क्या है? अगर सिंपल अरेंजमेंट है, इसका मीनिंग है कि इस क्यूब के केवल कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, तो हम ये कहेंगे कि सिंपल अरेंजमेंट है। बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट का मीनिंग होता है constituent particles are present at the corners, each corner as well as at the center of body। कॉर्नर पर भी होंगे और बॉडी के सेंटर पर भी होंगे, तो इस तरह का सिस्टम कहलाता है बॉडी सेंटर्ड। इसके अलावा फेस सेंटर्ड का मीनिंग है constituent particles are present at the corner as well as at the center of each face, corner as well as at the center of each face, उसे फेस सेंटर्ड बोला जाएगा। मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि पैरेलल पाइप यहाँ पर कुछ इस तरह का है। हर पैरेलल पाइप में दिखाई पड़ेगा कि टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, 6 फेसेस हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, 6 फेसेस हैं। एजेस काउंट करें तो 12 एजेस दिखाई पड़ेंगी, 4 ऊपर, 4 ये और 4 नीचे, तो टोटल 12 एजेस दिखाई पड़ेंगे। हर पैरेलल पाइप में ये सीन दिखेगा। अब हर पैरेलल पाइप में अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ रखे जा रहे हैं उसके बेसिस पर उसका नाम है, और वो नाम का मीनिंग क्या है? सिंपल का मतलब है कॉर्नर केवल इन्वॉल्व है, बॉडी सेंटर्ड का मतलब कॉर्नर के साथ बॉडी का सेंटर, फेस सेंटर्ड का मतलब कॉर्नर और फेस के सेंटर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और एंड सेंटर्ड का मीनिंग है कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। एंड सेंटर्ड का मीनिंग है कॉर्नर पर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और इसके अलावा 2 आमने सामने के फेसेस, 2 आमने सामने के फेस के सेंटर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इस तरह का अरेंजमेंट एंड सेंटर्ड कहलाता है। ठीक बात है, नामों का ये मीनिंग है, हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन क्योंकि बार बार ये नाम रिपीट होंगे तो हम लोग एक बार रफ आइडिया ले रहे हैं कि क्या है। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ये इसकी मीनिंग हुए। ठीक है, 4 तरह के। अब डिपेंडिंग अपॉन कि पैरेलल पाइप कैसा है और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, अकॉर्डिंगली एक यूनिट सेल डिफाइन होगा, और उसको लिखते समय हम दोनों बातें उसके नाम में रिफ्लेक्ट होंगी, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल का मतलब अरेंजमेंट हो गया, क्यूबिक मतलब क्रिस्टल सिस्टम हो गया, यूनिट सेल। इसी तरह से अगर क्रिस्टल सिस्टम टेट्रागोनल हो और अरेंजमेंट सिंपल ही हो तो यूनिट सेल का नाम आएगा सिंपल टेट्रागोनल यूनिट सेल, सिंपल टेट्रागोनल यूनिट सेल। ऐसे ही अगर अरेंजमेंट बॉडी सेंटर्ड हुआ तो बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल। या अगर ऑर्थोरोम्बिक हुआ तो बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। तो इस तरह से यूनिट सेल डिफाइन हो रहा है। तो अगर अपन से पूछा जाए कि टोटल कितने डिफरेंट यूनिट सेल्स डिफाइन हो सकते हैं इस डिस्कशन से, कितने टोटल डिफरेंट यूनिट सेल्स बनेंगे, तो क्या नाम आएगा? 7 ये और 4 ये। इसके बेसिस पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो टोटल नंबर आना चाहिए 7 × 4 दैट इज 28। इसके क्यूब के लिए 4, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ऐसे ही टेट्रागोनल के लिए 4, सिंपल टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, फेस सेंटर टेट्रागोनल, एंड सेंटर टेट्रागोनल। ऐसे ही सबके लिए 4 4 4 काउंट करेंगे तो टोटल 28 आएगा। ठीक है, 28 डिफरेंट तरह के यूनिट सेल्स बन जाएंगे। लेकिन नेचर में ये सारे 28 देखने को नहीं मिलते। हम कहने बनाने को तो हम थ्योरेटिकली बोल देते हैं, लेकिन सभी तरह के यूनिट सेल एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि उनमें स्टेबिलिटी का इशू आता है। हर तरह के यूनिट सेल जो नाम हम ले सकते हैं वो सारे यूनिट सेल्स स्टेबल नहीं होते, और स्टेबल ना होने के पीछे उनकी रीजन सिमेट्री है कि हर स्ट्रक्चर अपने आप में सिमेट्री, डायमेंशनली सिमेट्रिकल नहीं होता जिससे वो स्टेबलाइज हो पाए। तो फिर बात आती है कि फिर भाई कितने होते हैं और कौन कौन से, तो वो भी अपन को याद रखना है। जैसे क्यूबिक में केवल 3 अरेंजमेंट वाले यूनिट सेल्स हमें देखने को मिलते हैं।
कौन कौन से? तो सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो थ्री डायमेंशनली सिमेट्रिकल नहीं है। एक्चुअली सिमेट्री अपने आप में पूरा टॉपिक है सॉलिड का, लेकिन वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम लोग उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बेसिस पर ये चीजें डिफाइंड है कि कौन सा यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है, कौन सा यूनिट सेल एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो एग्जिस्ट करते हैं, और हमें पता होनी चाहिए कि कौन से एग्जिस्ट करते हैं। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये नहीं एग्जिस्ट करता तो क्यों नहीं करता, ये अपने डिस्कशन के बियॉन्ड है, तो वो उस पर हम नहीं जाएंगे, हमें याद रखना है। सिंपल में 3 हैं, 3 कौन कौन से हैं? तो बॉडी एक सिंपल, एक बॉडी सेंटर्ड, मैं यहाँ पर नंबर्स लिख दे रहा हूं अरेंजमेंट के, यहाँ अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट, इसमें 1 2 3 ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। टेट्रागोनल में जो दिखते हैं वो 1 और 2 है, मैं इसे हटा दे रहा हूं। टेट्रागोनल में 1 और 2 है। ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा केस है जिसमें चारों तरह की अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 चारों तरह के अरेंजमेंट दिखते हैं। मोनोक्लिनिक में भी केवल 2 दिखते हैं, 1 और 4। 1 मतलब सिंपल, 4 मतलब एंड सेंटर, केवल ये 2 ही दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल और हेक्सागोनल, इनमें सब में केवल एक एक दिखते हैं। ट्राइक्लिनिक में भी फर्स्ट वाला सिंपल ही दिखता है, टेट्रागोनल में भी सिंपल ही दिखता है, और हेक्सागोनल में भी सिंपल ही दिखता है। और अगर टोटल काउंटिंग इनकी करें तो यहां से टोटल 14 आएगा। 14, 3 2 5 4 9 1 2 11 12 13 14, ठीक बात है। 14 डिफरेंट पॉसिबल यूनिट सेल्स हैं, और ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये पूरा चीजें बताई थी, ब्रेवाइस, जिसकी वजह से इनको हम ब्रेवाइस लैटिस भी बोलते हैं। ब्रेवाइस लैटिस, ब्रेवाइस लैटिस, ब्रेवाइस लैटिस बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट अगर हम यूनिट सेल को कैटेगराइज कर रहे हैं तो देयर आर टोटल 14 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल एग्जिस्ट इन नेचर। किसी भी सॉलिड में इन्हीं में से कोई एक यूनिट सेल इन्वॉल्व होगा, मतलब अगर हम उसकी स्मॉलेस्ट पार्ट को देखें तो वहां पर हमें कोई एक यूनिट सेल दिखाई पड़ेगा। अब डिटेल में हमें इस चैप्टर में केवल 4 यूनिट सेल्स पढ़ने हैं, जिसमें से 3 तो क्यूब वाले हैं जो सबसे आसानी से पढ़े जाएंगे, और एक हेक्सागोनल वाला है वो पढ़ना है। वो हेक्सागोनल क्यों सिलेबस में इंक्लूड किया उसका डिस्कशन अभी सामने आएगा, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए किया गया है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो टोटल इस तरह से टोटल 14 डिफरेंट यूनिट सेल्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक बात है, समझ सकते हो। अब ये जो भी बातें यहाँ लिखी हैं ये हमें लर्न भी करनी है एज इट इज, तो उसको याद रखना। और अगर तुम ध्यान दो तो मैंने इसमें सीक्वेंस भी बनाने की कोशिश की जिससे याद रख पाना आसान हो जाए। जैसे क्यूब में सारी बातें इक्वल 90 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, फिर देन एक एज डिस्टर्ब हुई, एंगल अभी भी अनटच्ड है, फिर तीनों एजेस डिस्टर्ब हो गई, एंगल अभी भी अनटच्ड है, फिर देन एजेस तो डिस्टर्ब हो ही गई थी, अब एक एंगल डिस्टर्ब हुआ, फिर तीनों एंगल डिस्टर्ब हो गए। तो ये 5 नाम तो एक दूसरे से इस तरह से सीक्वेंस में याद रखेंगे। इसके अलावा ट्राइगोनल, तो ट्राइगोनल को क्यूब से रिलेट करके याद रखो, क्योंकि जैसा क्यूब में पैरामीटर है वैसे ही ट्राइगोनल में भी पैरामीटर है, केवल अंतर क्या है कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री नहीं, ठीक है। और सबसे लास्ट हेक्सागोनल, जिसमें जो सबसे अलग ही है, 2 एजेस इक्वल एक अनइक्वल, 2 एंगल्स इक्वल एक अनइक्वल, और इस तरह से ये कहानी है। ये सारे डायग्राम आप लोग शीट में भी देखना, शीट में ऊपर बने हुए हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक बात है। तो ये यूनिट सेल का मीनिंग है, यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पार्ट। हम सॉलिड को जानने के लिए यूनिट सेल को जानेंगे, यूनिट सेल जान गए मतलब सॉलिड जान गए, ठीक बात है। इसके आगे और क्या टर्म हमें ध्यान में रखना है, मैं अब हटा रहा हूं इसे,
दूसरा नाम क्या है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने एक तो टर्म बताया यूनिट सेल, इसी तरह से एक और वर्ड है क्रिस्टल लैटिस, ये वर्ड भी बार बार सामने आएगा, क्रिस्टल लैटिस। और एक और वर्ड इसी तरह से सामने आएगा बेसिस, बेसिस। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है? क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं? तो जैसे किसी भी सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अगर उन पार्टिकल्स को सभी पार्टिकल्स को पॉइंट से इमेजिन करें, जैसे पार्टिकल्स तो अपने आप में एक स्फीयर है, लेकिन उस स्फीयर को हम एक पॉइंट के रूप में इमेजिन करें, पॉइंट के रूप में, और वो सारे सॉलिड में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को पॉइंट के रूप में इमेजिन किया जाए, और उन पॉइंट्स को स्ट्रेट, जैसे ये एक पार्टिकल है, ऐसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, और इस तरह से पूरे 3 डायमेंशन में ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, और इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला दें, स्ट्रेट लाइन से मिला दें, स्ट्रेट लाइन से मिला दें, तो जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है। ये तो मैंने 2D में बनाया है, एक्चुअली 3D की कहानी है। जो स्ट्रक्चर जनरेट होगा दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, उसे क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, जिसमें जो पॉइंट दिखाए जा रहे हैं एक्चुअली वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, लेकिन लैटिस को डिफाइन करते समय यहाँ पर एटम को पॉइंट के रूप में इमेजिन किया जाता है। तो ये लैटिस की डेफिनेशन है कि किसी भी सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर शोन थ्रू पॉइंट एंड दीज पॉइंट्स आर जॉइंड थ्रू स्ट्रेट लाइंस, जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है, then the structure is called crystal lattice। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे हमारी बॉडी का ये जो भी स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा कंकाल नाम की भी कोई चीज होती है, जैसे कंकाल, स्केलेटन समझते होगे, मतलब अगर तुम्हारी बॉडी से मांस को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? कंकाल। तो जो कंकाल स्केलेटन है दैट इज एक्चुअली लैटिस, उसी को लैटिस बोला जा रहा है, जिसके ऊपर मास प्रेजेंट है, स्केलेटन पर मास प्रेजेंट है तो पूरी बॉडी बन गई। उसी तरह से यूनिट किसी भी सॉलिड में से मास हटा दिया गया, किसी भी सॉलिड में से मास को पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया गया और उन पॉइंट्स को मिला दिया गया, तो जो जालीनुमा स्ट्रक्चर बन रहा है उसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। ठीक बात है। और बेसिस क्या है? तो बेसिस इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बोलते हैं। बेसिस का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मे बी एटम, मे बी आयन, मे बी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आइस की बात करूं तो आइस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? H2O मॉलिक्यूल, तो वो बेसिस हो गया। तो इस तरह से दो बातें हैं और ये दोनों बातें मिल करके पूरा सॉलिड डिफाइन करेंगी। मतलब क्रिस्टल लैटिस, लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल्स टू क्रिस्टल, क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक बात है। तो ये वर्ड्स हैं जो आगे के डिस्कशन में रिपीट होते दिखाई पड़ेंगे, तो हमें इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेसिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को बोल रहे हैं, और बाकी सॉलिड में से अगर उनको पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो, मतलब इसको ऐसा भी समझा जा सकता है कि जैसे क्लास में बेंचेस हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट्स रखे हुए हैं, तो जो बेंचेस हैं, अगर रूम खाली है, स्टूडेंट नहीं है, तो ये कह लो कि ये क्लास का स्केलेटन, और फिर स्टूडेंट्स उस पर रह गए तो फिर क्लास बन गई, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, समझ सकते हो। अब बाकी अपना दिमाग लगाना, मैंने जितने बातें बतानी थी वो बताई है। ठीक है, ये वर्ड्स हैं जो आगे अपन डिस्कशन में यूज करेंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं।
ठीक है, तो अब हम यहाँ से डिटेल में यूनिट सेल्स पढ़ेंगे, और यूनिट सेल हमने पढ़ लिया तो इसका मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट सॉलिड में कैसा है वो पता लग जाएगा। तो यूनिट सेल्स हमें 3 तरह के ही पढ़ने हैं डिटेल में, क्यूबिक वाले ही पढ़ने हैं। तो देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहला नाम है सिंपल या प्रिमिटिव भी बोला जाता है इसे, क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में SCB लिखा जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। मैं डायग्राम यहां पर दिखा रहा हूं, मैंने पहले भी दिखाया था अभी। ये क्यूब है, बेसिकली 3D है जो 2D में बनाया जा रहा है, तो इसलिए बेटर है इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से करने के लिए आप लोग शीट में बने हुए डायग्राम का या NCERT में बने हुए डायग्राम का सहारा लें, उससे दिमाग में पिक्चर अच्छी बनेगी। यहाँ पर हमें इमेजिन ही करना होता है सारी बातें, और मतलब यहाँ पर 2D में चीज़ें दिखाई जा रही हैं लेकिन हमारे दिमाग में 3D में वो चीज़ें बननी चाहिए, और क्योंकि क्वेश्चन उसी से बेस्ड होंगे तो हम आंसर तभी कर पाएंगे जब हमारी इमेजिनेशन सही रही होगी। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब यहाँ पर मैंने देखा है। अब इसमें जैसे अपन को ये बात पता है कि कोई भी सॉलिड अगर है तो वो कंप्रेस नहीं होता, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, या कह लें कि ऑलमोस्ट ना के बराबर कंप्रेसिबल होता है। और कंप्रेसिबल नहीं होता उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ टचिंग पोजीशन पर होते होंगे, बीच में कोई गैप नहीं होगा कि दबाएं तो वो गैप भर जाए, पॉसिबल नहीं होता होगा। तो अब अगर अपन इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में तो गैप है। तो एक्चुअली ये डायग्राम 100% करेक्ट नहीं है। वो क्यों नहीं करेक्ट है? एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टचिंग पोजीशन पर होते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर टचिंग पोजीशन दिखा दूंगा तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसको ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं, लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन किसके साथ टचिंग पोजीशन पर है। तो एक्चुअली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो एडजेसेंट कॉर्नर वाले होते हैं, एडजेसेंट कॉर्नर मतलब ठीक बगल वाले कॉर्नर वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये बात मैं लिख दे रहा हूं, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर और each corner atom touches its adjacent corner atom, अपने ठीक बगल वाले कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा और किसी को टच नहीं करेगा। मतलब ये इंफॉर्मेशन हमें ध्यान में रखनी होगी कि एटम किसको टच करता है। और इसी इंफॉर्मेशन के लिए एक वर्ड यहाँ पर हमसे पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट में हम इसको CN भी लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग है, डेफिनेशन है कि the minimum number of atom through which an atom is in touching position, एक एटम कितने एटम्स के साथ टचिंग पोजीशन पर होगा। जैसे इसको सिंपल तरह से समझने के लिए, जैसे अपन क्लासरूम में बैठे हैं, बेंचेस पर बैठे हैं, कोई एक स्टूडेंट बेंच में बीच में बैठा हुआ है, उसके अगल बगल में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो अगर हम ये पूछें कि किसी एक स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब उस स्टूडेंट को कितने स्टूडेंट्स टच कर रहे हैं,
तो एक इधर वाला टच कर रहा होगा, एक इधर वाला टच कर रहा होगा, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। पीछे या आगे वाला तो टच नहीं कर रहा हो क्योंकि बीच में तो गैप है, तो वो तो टचिंग पोजीशन नहीं होगी, तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 हुआ। तो इसी तरह से सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कोई एक एटम कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ में टचिंग पोजीशन पर है। नंबर ऑफ एटम्स थ्रू विच an atom is in touching position is called its coordination number। वो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कहलाता है। अगर पूछा जाए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, मतलब जिस भी सॉलिड में इस तरह के यूनिट सेल्स इन्वॉल्व हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, एक एटम को कितने एटम्स टच कर रहे होंगे, तो क्या आंसर आएगा? एक बार खुद से कोशिश करके बताओ कि इसमें क्या आंसर आएगा। किसी भी एक एटम को कितने एटम टच करेंगे? जैसे मान ले कि इसको इसी की बात हो रही है, तो कितने एटम्स टच करेंगे? मान लेते हैं कि इसकी नंबरिंग कर लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। मान लेते हैं ये 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 ऐसे नंबर डाल दिए, तो क्या 1 को 2 टच करेगा? बिल्कुल करेगा, एडजेसेंट कॉर्नर है। क्या 3 टच करेगा? हाँ, ये भी करेगा, एडजेसेंट कॉर्नर है। 5 भी टच करेगा। क्या 4 टच करेगा? नहीं, ये नहीं करेगा क्योंकि ये दूर। ऐसे ही 6 भी दूर है, 7 भी दूर है, 8 भी दूर है, तो वो नहीं करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 3। लेकिन ये आंसर नहीं, इसका आंसर 3 नहीं 6 है। तो बात आती है, अरे ये तो 3 दिख रहा है, 6 कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली 6 ऐसे हो सकता है, यहाँ तो एक यूनिट सेल बनाया है, लेकिन सॉलिड में ये इस यूनिट सेल के आगे भी यूनिट सेल होंगे, ऊपर भी होंगे, पीछे भी होंगे, दाएं भी होंगे, नीचे भी होंगे, हर तरफ होंगे। तो हमें ओवरऑल 3 डायमेंशनल पिक्चर बनानी होगी और उसके बेसिस पर आंसर करना होगा। अब वो इतने से तो नहीं समझ में आएगा, तो मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ और एक साथ एक से ज्यादा यूनिट सेल शो कर रहा हूँ। मैं इस डेफिनेशन को हटा रहा हूँ। डेफिनेशन आप लोग नोट करना। मैं यहाँ पर एक साथ में एक से ज्यादा यूनिट सेल शो कर रहा हूं। मतलब सॉलिड का बड़ा पार्ट, अभी तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट दिखाया था, ये एक बड़ा क्यूब है और मैं अब इस क्यूब को 8 छोटे क्यूब्स में बांट रहा हूं। ये 2 में बट गए, चार में बट गए, इस तरह से ये 8 में बट गए। और मैं इसमें एक क्यूब को हाईलाइट कर देता हूं, एक क्यूब को मैं हाईलाइट कर देता हूं, एक यूनिट से। इस तरह के टोटल यहां एक साथ 8 क्यूब्स दिखाए जा रहे हैं। ये वाली भी रहेगी, ठीक है। 8 क्यूब्स मतलब 8 यूनिट सेल्स एक साथ शो किए जा रहे हैं और इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ये इसी तरह से बाकियों में भी होंगे, बाकियों में भी। कोई छूटा तो है? एक यहाँ छूट गया, यहाँ भी छूट गया, यहाँ भी छूट गया,
एक यहाँ भी है। ठीक है, कहानी ये इसी तरह की और बड़ी है, लेकिन हमें इतने में हमारा काम चल जाएगा। जो चीज अपन को समझनी है, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर को समझना था। तो जैसे ये अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कॉर्नर दिखाया जा रहा है, ये कॉर्नर इन सभी 8 क्यूब्स के लिए कॉमन है। मतलब यहाँ जो एटम प्रेजेंट है वो इस क्यूब में तो लाई कर ही रहा है, दिख ही रहा है, इसके अलावा इसमें भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, पीछे वालों में भी दिख रहा है, हर किसी में दिख रहा है। और अगर देखें तो मैंने जैसे भी बोला कि एडजेसेंट कॉर्नर वाला एटम टच करता है, तो इसको, इस एटम को ये वाला टच करेगा, ऐसे इधर भी, ऐसे ही ऊपर वाला एटम टच करेगा तो नीचे वाला भी, ऐसे ही सामने वाला करेगा तो पीछे वाला भी। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आएगी, कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? ये 6 आएगा, 3 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। अगर अपन एक ही यूनिट सेल देखते हैं तो हम इस बात को नहीं बता पाते, मतलब ये इनसफिशिएंट है पूरी पिक्चर दिखाने के लिए। पूरी पिक्चर देखने के लिए हमें एक साथ 8 यूनिट सेल्स को ध्यान में रखना पड़ रहा है, जिससे वो पिक्चर क्लियर हो रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 6। ठीक, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसके अलावा आई होप कि क्लियर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये इस तरह का डायग्राम बार बार नहीं बनाएंगे, ये अपने दिमाग में बनाना है हमें कि अच्छा कहानी ऐसी है। यूनिट सेल एक, उसके अगल बगल में भी यूनिट सेल, जैसे इसके बगल में ये यूनिट सेल, ऐसी और बड़ा डायग्राम बनाते तो इधर भी दिखाई पड़ता है, ऊपर भी आता, इसके ऊपर भी आता, बाहर भी आता, इस तरह से पूरा का पूरा सॉलिड बना होता है। ये जो दिखाया जा रहा है ये एक साथ 8 यूनिट सेल्स दिखाए जा रहे हैं। ये ऐसे ही रिपीट करते जाएं तो पूरा का पूरा सॉलिड जनरेट हो जाएगा। जैसे ये अपने आप में एक सॉलिड है तो इसमें इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन्वॉल्व होंगे। मे बी कैलकुलेशन अगर करेंगे तो इसमें इतने में ही 10 to the power 20 यूनिट सेल्स या 10 to the power 22 समथिंग लाइक दैट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो कहानी कुछ इस तरह की है। ठीक है, इसके अलावा और अपन को क्या जानना होता है? एक तो नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका मीनिंग क्या है उसके लिए मैंने डायग्राम दिखाया। दूसरा है रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मीनिंग होता है इफेक्टिव नंबर of atoms in a unit cell, effective number of atom in a unit cell, मतलब किसी एक यूनिट सेल में कितने एटम्स लाई कर रहे हैं उसे हम रैंक बोलते हैं, Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर पूछा जाए कि इसमें कितने एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी बोल सकते हैं, कितने एटम्स लाई कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा? तो तुम काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर 8 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, करेक्ट आंसर 8 नहीं 1 है, 1, ओनली 1। अब बात आती कैसे, ये तो 8 दिख रहे हैं, तो हाँ भी बात ठीक है 8 दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जैसे हमें ऐसा लग रहा है कि कोई भी एक एटम इस यूनिट सेल में लाई कर रहा है, लेकिन वही एटम अदर यूनिट सेल्स में भी लाई कर रहा है। और अगर इफेक्टिवली देखें तो किसी एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है, इफेक्टिवली किसी एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 8 नहीं, पूरा 100% नहीं है, बल्कि अगर वो 8 यूनिट सेल्स के लिए कॉमन है तो किसी एक यूनिट सेल में उसका केवल 1/8 पार्ट लाई करेगा, केवल 1/8 पार्ट लाई करेगा। और इस तरह से सारे ही कॉर्नर वाले एटम्स का यही हिसाब है, सबका यही कहानी है। तो इसका मतलब इसका 1/8 कंसीडर करेंगे, इसका भी 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 का मतलब 8 एटम्स, और हर किसी की इफेक्टिवनेस है 1/8। इफेक्टिवनेस 1/8 का मतलब है कि इफेक्टिवली उसका 1/8 पोर्शन ही लाई करता है, इसलिए नेट रिजल्ट एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 आता है। ठीक बात है, समझ में आती है बातें। इसी तरह का डिस्कशन हमें हर यूनिट सेल के लिए पढ़ना है। तो अभी कुछ बातें और है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, अभी के लिए टाइम अपना फिनिश हो रहा है। तो इस तरह का ओरिएंटेशन है यूनिट सेल,
उसके बारे में डिटेल बातें करनी है। बार बार हमारा जो बातें हम सिंपल क्यूबिक में करेंगे उसी तरह का डिस्कशन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पढ़ा जाएगा। अभी यहाँ पर 3 डायमेंशन में डिस्कशन चल रहा है, आगे हम इसी डिस्कशन को 2D में भी करेंगे, 1D में भी करेंगे। और यहाँ जो भी डिस्कशन कर रहा है ये अपने आप में सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो यही क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए हमें इनको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इतना पढ़ लेंगे कि अपने होमवर्क स्टार्ट हो सके, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा। अभी अपन यहाँ पर रोकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना। ठीक है, बाय।